अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी रेस्पिरेशन के चैप्टर के आखिरी लेक्चर की डिस्कशन है। रेस्पिरेशन चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर, जिस पे हमने अब तक ऑलमोस्ट सारी जो फिजियोलॉजी है अच्छा, मैं आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट्स देती हूँ आज। एक चीज़ होती है फिजियोलॉजी, ठीक है, एक चीज़ होती है पैथोलॉजी बायो के अंदर, ठीक है। तो जब आप पढ़ रहे होते हैं, एक होती है पैथोलॉजी। फिजियो का मतलब नॉर्मली कोई प्रोसेस जो हो रहा होता है, जैसे अगर हम पढ़ेंगे GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, या डाइजेस्टिव सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली, कहाँ पे प्रोटीन की डाइजेशन होती है, कहाँ पे रेनिन की सिक्रीशन होती है, कहाँ पेप्सिन की सिक्रीशन होती है, सिक्रीटिन कहाँ होता है, ये हार्मोन्स कहाँ होते हैं, बाइल, ये वो सारी स्टडी, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया। और अभी हम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉर्मल जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजी। उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, उसका नॉर्मल काम, उसका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, उसका नॉर्मल काम करने का मैकेनिज्म, तरीक़ेकार क्या है, उसकी स्टडी इज़ फिजियोलॉजी, ठीक है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या कुछ भी बॉडी में कोई भी एक नॉर्मल काम किसी को भी पढ़ने को कहा जाता है फिजियोलॉजी। और उसी चीज़ की ख़राबी जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी इस कोई भी चीज़ जो कि नॉर्मल हो, और पैथोलॉजी जो कि एब नॉर्मल हो, ठीक है। तो पैथोलॉजी कोई खराबी, कोई बीमारी, कोई डिसऑर्डर। तो हमने फिजियोलॉजी तो पढ़ ली रेस्पिरेटरी सिस्टम की। इस चैप्टर में हमारी डिस्कशन होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स, सांस लेने के मसले, ठीक है। तो हम खराबी को हम कहेंगे कोई मसला, कोई एबनॉर्मलिटी, दैट इज़ पैथोलॉजी। तो ये चैप्टर मेनली है रेस्पिरेटरी पैथोलॉजीज़, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज़, मसले मसाइल। तो हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। अब जो है उससे पहले सिर्फ एक चीज़ जो हमारी रह गई थी वो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की डिस्कशन हम थोड़ी सी करेंगे, और उसके बाद वी विल कम टू पैथोलॉजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, या पैथोलॉजीज़ ऑफ रेस्पिरेशन, या पैथोलॉजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और कंपोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स अगर हम एक दफ़ा ब्रॉड ओवरव्यू करें, हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जो कि क्या थे, नोज, नॉस्ट्रल्स, एक्सटर्नल ओपनिंग्स, देन नेजल कैविटी या आपके नोज के पार्ट्स, फिर इसकी इंटरनल ओपनिंग्स जिसे हम कोएना कहते हैं वो ओपन होगी फेरिंग्स के अंदर, नेजोफेरिंग्स का हिस्सा, उसके बाद ओरोफेरिंग्स, फेरिंग्स से नीचे ये जाएगा लैरिंग्स के अंदर, जिसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में एयर का जो पैसेज वे है वो बता रही हूँ। तो ट्रेकिया को सी शेप रिंग की कार्टिलेजेस से बना होता है, ऑल्सो नोन एज वेंट पाइप। ट्रेकिया फिर चेस्ट कैविटी के अंदर जाके डिवाइड हो जाएगा दो ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई की फर्दर डिवीजन होगी ब्रोंकियोल्स के अंदर, ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाएंगे और बनाएंगे एयर सैक्स, जो कि कनेक्टेड होंगे ब्रोंकियोल्स के साथ थ्रू एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। और एयर सैक्स जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स है, और एयर सैक्स में क्या होते हैं, एल्वियोलाई होते हैं, जो कि ग्रेप लाइक क्लस्टर्स होते हैं छोटे छोटे से, और ये लंग को स्पंजी नेचर देते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स हो गए, ठीक। अब हमारी डिस्कशन है पिगमेंट्स के ऊपर। पिगमेंट्स कौन से होते हैं? पिगमेंट मतलब कि क्या चीज़ होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, जिस्म के कौन से अज़ा में, कौन से हिस्से में कौन सा पिगमेंट होता है, इसकी डिस्कशन यहाँ पे हम ज़रा देखते हैं। एक पिगमेंट है हमारे पास हीमोग्लोबिन। पिछले चैप्टर में हमने उस पर बहुत डिस्कशन की है कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड कैसे बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, और दूसरा है मायोग्लोबिन, ठीक है। तो जहाँ पे लफ्ज़ हीम आए उसका मतलब है ब्लड से रिलेटेड है, रेड ब्लड सेल से रिलेटेड है। मायो लफ्ज़ जहाँ आए मतलब मायोसाइट से रिलेटेड है या मसल से रिलेटेड है। ग्लोबिन लफ्ज़ जो है ये प्रेजेंट करता है प्रोटीन, जो है हमें पता है मेन दो तरह की हो सकती है, ग्लोबुलर या स्ट्रक्चरल, उसकी जो तरीके कॉम्पोजिशन है, शक्ल है, शेप। तो ग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये प्रोटीन बता रहा है, यानी कि ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन, और मायोग्लोबिन मसल में प्रेजेंट प्रोटीन। अब हम इसकी एक दफ़ा डिस्कशन थोड़ी सी चैप्टर से पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर कलर्ड मॉलिक्यूल्स विच एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर्स बाय बाइंडिंग reversibly to oxygen. All known respiratory pigments contain a colored non-protein portion, for example heme in hemoglobin. The two well-known respiratory pigments are hemoglobin and myoglobin, ठीक है। अब क्या कहता है कि respiratory pigments colored molecules होते हैं जिनके अंदर ये ताकत होती है, जिनके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर सकें और रिवर्सिबली बाइंड कर सकें। रिवर्सिबली मतलब कि
अगर बाइंड कर ली तो ये नहीं समद बॉन्ड से ग्लू से वो चिपक ही गया, नो इट कैन ब्रेक, क्योंकि हमें अगर किसी ऑक्सीजन को चढ़ाना है हीमोग्लोबिन के ऊपर तो हमें उसको सिर्फ एक घोड़े के तौर पे, आप घोड़े पे बैठते हैं तो आप घोड़े के साथ चिपक नहीं जाते, या आप गाड़ी पे बैठते हैं तो क्या आप गाड़ी के साथ चिपक जाते हैं? गाड़ी का काम है आपको सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आपका ट्रांसपोर्ट करना। आप ऑक्सीजन है और गाड़ी आपका हीमोग्लोबिन है। आप गाड़ी पे बैठे, एक जगह पे गए, गाड़ी जो है ऐसे आप उतर गए, गाड़ी वापस अपनी जगह पे चली गई और आप गाड़ी से उतर के जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए, ठीक। तो ये हो गया रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल नहीं होता, उतर सकता है इस पर से। फिर उसके बाद क्या है कि जितने भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उनके अंदर एक नॉन प्रोटीन पोर्शन होता है जो कि कलर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हीम, अब हमें क्या पता है इसमें दो पोर्शन है ना, हीम पोर्शन है इसमें जो कि प्रोटीन से नहीं बना होता, प्रोटीन स्ट्रक्चर नहीं है इसका, और एक ग्लोबिन पार्ट है। ग्लोबिन पार्ट क्या है? प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन है इसका तो कोई कलर नहीं है खास, कलर जो होता है, कलर देने वाली चीज़ वो क्या होती है? नॉन प्रोटीन पोर्शन। जैसे इसमें जो मायो वाला पोर्शन है वो नॉन प्रोटीन पोर्शन है इसका, ठीक है। अब जो दो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं उसे हम डिस्कस करते हैं डिटेल में, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन है। पहले हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या है, इसके अंदर 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन्स होती हैं, 4 चेन्स ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन। एक चेन जो है एसोसिएटेड विद हीम होती है, ठीक है, हर चेन एक हीम के साथ एसोसिएटेड होती है, ठीक है। एन आयरन कंटेनिंग ग्रुप, आयरन कंबाइंस लूजली विद, अच्छा मैं आपको पहले एक दफ़ा रीड करके फिर एक्सप्लेन करती हूँ। इट कंटेन्स 4 ग्लोबिन प्रोटीन चेन्स ईच एसोसिएटेड विद हीम एन आयरन कंटेनिंग ग्रुप, ठीक है। आयरन कंबाइंस लूजली विद ऑक्सीजन एंड इन दिस वे ऑक्सीजन इज कैरिड इन द ब्लड, ठीक है। अब क्या हो गया कि 4 ग्लोबिन प्रोटीन की 4 चेन्स होती हैं जो कि हीम के साथ, अच्छा हम इसे HAEM हीम भी कह सकते हैं, HEME वाला हीम भी कह सकते हैं, और हेमोग्लोबिन खाली HEM भी होता है, ठीक है। तो ये एक ही बात है, जहाँ पर स्पेलिंग्स थोड़े से फ़र्क होते हैं, वो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फ़र्क भी आ जाता है। तो ये अब हीम के अंदर क्या होती है? आयरन, ठीक है, ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। अब जब ऑक्सीजन जो आप लेते हैं वो ऑक्सीजन इस आयरन के साथ लूजली एक एसोसिएशन, एक बॉन्डिंग हल्की सी बना लेती है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो वो तो फिर रिवर्सिबल नहीं होगा ना, वो तो इरिवर्सिबल होगा, मगर हमें रिवर्सिबल चाहिए ताकि ऑक्सीजन डिस्प्लेस भी हो सके जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि 4 ग्लोबिन प्रोटीन की चेन, उसके अंदर नॉन प्रोटीन, ये प्रोटीन पोर्शन, नॉन प्रोटीन पोर्शन, प्रोटीन पोर्शन 4 ग्लोबिन प्रोटीन्स, ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। और नॉन प्रोटीन पोर्शन हीम के अंदर क्या है? आयरन कंटेनिंग एक मॉलिक्यूल है, उसके साथ जो ऑक्सीजन होती है वो एक लूज सा बॉन्ड बना लेती है। एट हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशंस द पिगमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वेयर एज एट लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशंस द ऑक्सीजन इज क्विकली रिलीज्ड। जहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे क्या होता है कि ये आयरन के साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होती है वहाँ पे ऑक्सीजन को क्विकली छोड़ देता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है। ये जो 4 ग्लोबिन चेन्स थी इनमें से 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं। अब अगर हम मायोग्लोबिन की डिस्कशन करें तो मायोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मायोग्लोबिन के अंदर एक पॉलीपेप्टाइड यानी एक ग्लोबिन की चेन होती है, एक ग्लोबिन प्रोटीन होता है। फिर उसके बाद दिस चेन इज एसोसिएटेड विद एन आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर। दिस आयरन कैन बाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ा था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। जैसे हम यूँ लिख सकते हैं HB4O2 या फिर HBO8, ठीक है। तो अब ये क्या है कि हीम के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये हीमोग्लोबिन के अंदर की ये 4 के साथ कंबाइन होता है। मायोग्लोबिन कितनों के साथ कंबाइन हो सकती है? सिर्फ एक ऑक्सीजन के साथ, और इसके अंदर एक ही प्रोटीन की चेन होती है। फिर अब क्या होता है, ये कहाँ होती है? स्केलेटल मसल्स में होती है, एंड इट इज़ द मेन रीज़न वाई मीट अपीयर्स रेड। और जो गोश्त होता है, गोश्त क्यों लाल होता है? जो फैट्स होता है, जो चर्बी होती है, वो क्यों लाल क्यों नहीं होती? क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन नहीं होता। गोश्त जो हम खाते हैं वो मसल्स होते हैं ना, और मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन होती है, स्केलेटल मसल्स के अंदर। तो इसीलिए अब हड्डियाँ क्यों लाल नहीं होती हैं, एक्सेप्ट फॉर बोन मैरो जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। फिर वही बात आ गई, जो कलर इम्पार्ट करेगा रेड ब्लड सेल्स, यानी उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा तो रेड कलर आ जाएगा। अब ये जो मायोग्लोबिन है ये स्केलेटल मसल्स के अंदर होता है, और ये कहाँ पे है? ये स्केलेटल मसल्स के अंदर, और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर है। स्केलेटल मसल्स के अंदर होने की वजह से ये उसको एक कलर इम्पार्ट करती है और गोश्त लाल रंग का होता है।
It serves as an intermediate compound for the transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic processes of the muscle cells. तो ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, किस तरह से कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ज़्यादा लेकर आ रही है, मायोग्लोबिन के पास ला रही है, और मायोग्लोबिन जल्दी जब आप एक्सरसाइज वगैरह या मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हो तो वो मसल्स को डायरेक्टली देती जा रही है, ठीक है। हीमोग्लोबिन से मायोग्लोबिन और फिर उसके बाद मसल्स को देती जा रही है, ठीक है। मायोग्लोबिन रिलीजेस ऑक्सीजन व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिलो 20 mmHg, ठीक है। जब 20 mmHg से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, हर वक्त तो इतना कम नहीं होता ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जब बहुत, इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है, बॉडी ऑक्सीजन डेप्थ में चली गई है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की जब ज़रूरत होती है उस वक्त मायोग्लोबिन ज़्यादा अपना काम शुरू करता है। तो इसलिए मायोग्लोबिन एक जो है आपके लिए एक सेफ हाउस की तरह से, एक तरह से स्टोर ऑफ ऑक्सीजन की तरह काम करता है। और जब आप एग्जॉस्ट कर देते हैं, इट ओनली रिलीजेस इट्स सप्लाईज ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हैव बीन एग्जॉस्टेड, यानी कि जब हीमोग्लोबिन सादा वाला हीमोग्लोबिन जब एग्जॉस्ट हो जाता है, उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती है या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि हीमोग्लोबिन उसको पूरी नहीं कर पा रहा होता और ऑक्सीजन लेवल्स 20 mmHg से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, तो उस टाइम पे मायोग्लोबिन काम करता है, ठीक। हमने एक दफ़ा ओवरव्यू देख लिया मायोग्लोबिन क्या है और हीमोग्लोबिन। अब मैं इनके आपको खड़े होकर सारे डिफरेंसेस एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप समझ आ गया होगा कि मायोग्लोबिन में क्या है और हीमोग्लोबिन में क्या है और मायोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या फ़र्क हैं। अब एक दफ़ा दोबारा से समझाती हूँ तो फिर आई थिंक और भी क्लियर हो जाएगा। Hemoglobin, it consists of 4 polypeptide chains. Myoglobin, it consists of 1 polypeptide chain. हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स थी, मायोग्लोबिन के अंदर 1 थी। फिर हीमोग्लोबिन के अंदर जो है 4 आयरन कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, मायोग्लोबिन के अंदर 1 दाना आयरन कंटेनिंग ग्रुप होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है हीमोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मैंने बताया कि 1 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। मायोग्लोबिन बताया मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ना, हीम मतलब ब्लड से रिलेटेड, ब्लड में कहाँ, रेड ब्लड सेल्स में, मायो मतलब स्केलेटल मसल्स में। फिर हीम जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन हर वक्त ऑक्सीजन को ले जा रहा होता है, और मायोग्लोबिन क्या है, वो स्टोर कर रहा होता है। मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन मायोग्लोबिन के पास आती है और वो मसल में मायोग्लोबिन ऑक्सी मायोग्लोबिन बन के बैठा होता है। फिर उसके बाद जब प्रेशर 20 mmHg से कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो उस वक्त में ये मायोग्लोबिन फिर मसल को अपनी ऑक्सीजन देता है, ठीक है। मायोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है और जो हीमोग्लोबिन है उसकी कम है। एफिनिटी मतलब किसी चीज़ को को अपने साथ लगाने की ताकत, तो हीमोग्लोबिन के अंदर ताकत कम है ऑक्सीजन को अपने साथ लगाने की, और मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन को अपने साथ चिपकाने की एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, हीमो की कम है। अब ये आपको सवाल है कि भाई बॉडी में तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हीमोग्लोबिन की कम है और मायो की ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को ज़्यादा ज़ोर से चिपकाएगा तो जहाँ टिश्यूज़ पे जाके आपने ऑक्सीजन देनी है वहाँ पे तो फिर वो उतारेगा कैसे उसको, तो टिश्यूज़ को डिलीवर कैसे करेगा ऑक्सीजन। तो इसलिए अच्छा है कि इसकी एफिनिटी कम ही रहे ताकि क्विक डिस्पर्शन हो, क्विक डिसोसिएशन हो और जल्दी से ऑक्सीजन डिस्प्लेस होकर टिश्यूज़ को मिल जाए। और क्यों अच्छा है कि मायोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा है, ताकि मायोग्लोबिन चिपकी रहे, उसके साथ ऑक्सीजन चिपकी रहे और जिस वक्त ज़रूरत है उसी वक्त जाके मसल को मिले। वरना हर वक्त अगर उसकी एफिनिटी कम होगी तो फिर ऑक्सीजन उससे डिस्प्लेस होती रहेगी, स्टोर नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके साथ ज़्यादा चिपकी रहती है और सिर्फ तब हटती है उसके पास से जब 20 mmHg से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है और फिर हट के मसल के पास चली जाती है, क्योंकि मायोग्लोबिन हर वक्त मसल में ही रखी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अपना कब लूज करती है अपने पास से ऑक्सीजन, जब 60 mmHg से जिस जगह पे प्रेशर कम हो, ठीक है। और मायोग्लोबिन कब करती है, जहाँ पे 20 mmHg से प्रेशर कम हो, ठीक है। यहाँ पे हमारी डिस्कशन पिगमेंट्स की ख़त्म होती है और उनका कंपैरिजन। अब हम आ जाते हैं अपना मेन टॉपिक जो था, हमने फिजियोलॉजीज पढ़ ली, आज क्या पढ़नी थी, पैथोलॉजीज यानी खराबियाँ, यानी कि बीमारियाँ या डिसऑर्डर्स या डिजीजेज ऑफ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसकी डिजीजेस पढ़ने के लिए जो है थोड़ा सा बताती हूँ। इसमें हम 2 तरह से पढ़ेंगे। जब मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स थे, ऊपर से शुरू करते थे तो नोज थी, नॉस्ट्रल्स थी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर लंग्स तक किस तरह जाता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के थ्रू, फिर लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं। तो अभी हम उसकी डिस्कशन करते हैं कि जो आगे ऊपर वाला हिस्सा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसे हम अपर ट्रैक्ट कहेंगे और एक लोअर ट्रैक्ट, ठीक है।
तो अब अच्छा, इससे पहले ये कि जो बीमारियां होती हैं, ये जो पैथोजेंस बैक्टीरिया जाने होते हैं, ये नोज़ के थ्रू जा रहे हैं ना, नॉस्ट्रल्स के थ्रू जा रहे हैं बाहर हवा से ज़्यादातर, तो वो जब आप रेस्पायर कर रहे होते हैं उसके थ्रू जा रहे होते हैं। तो उन बीमारियों से, उन डिसऑर्डर से बचने के लिए नेचर ने कुछ डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि कुछ सलाहियतें रखी होती हैं कि जनरली ये मसला ना कॉज करें। कभी कभी कर सकते हैं अंदर, ज़रूरी तो नहीं कि 100% ही सफाई कर सकें आपके नोज़ के जो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स रखे होते हैं। तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तो मैंने डिस्कस किए थे कि वो क्या है रेस्पिरेशन, वो क्या होते हैं, सिलिया यानी कि हेयर और म्यूकस लाइनिंग। ठीक है, जो म्यूकस लाइनिंग थी एपिथेलियम के ऊपर, मैंने बताया था एपी मीन्स अबव, एंथीलियम मीन्स लेयर, उसके ऊपर सिलिया होते हैं। ठीक है, तो सिलिया जो होते हैं हेयर, वो हिल हिल के क्या करते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल्स उनको बाहर की तरफ निकाल देते हैं। और म्यूकस लाइनिंग नोज़ और फेरिंग्स के अंदर होती है, जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा म्यूकस यानी गीला गीला सब्सटेंस निकलता है। और क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी पैथोजन, यानी कि पैथोजन मतलब जो पैथोलॉजी करे, यानी जो खराबी करने वाला कोई भी अगर चीज़ आ रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो चिपक जाएगा उस जो नाक का मवाद होता है, जैसे म्यूकस कहेंगे, उसके साथ चिपक जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। तो ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म्स है। लेकिन अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म्स काम ना करें, या बाहर की तरफ से कोई इन्फेक्शन आ गया, या बॉडी के अंदर ही कोई और इन्फेक्शन था और उसने ये बीमारी कर दी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि लंग्स भी वो तो बॉडी के अंदर ही है, तो बीमारी तो हो सकती है, तो उसे हम कहेंगे कि ये डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर हैं, और वो दो में वो वाली बीमारियाँ डिवाइडेड होंगी दो तरीक़ों से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, कुछ जो ऊपर का हिस्सा यानी नाक, फेरिंग्स और नॉस्ट्रल नेजल कैविटी की हद तक, और कुछ जो नीचे लंग्स वगैरह के लेवल पे होंगे वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में नोज़ के हिस्से में आपके पास जो सबसे मेजर इन्फेक्शन आता है वो होता है साइनोसाइटस। ठीक है, साइनोसाइटस मैंने ये बात जब सेकेंड ईयर की बायो पढ़ा रही हूँ इसमें 100 दफ़ा बोली है कि जहाँ पे लफ्ज़ ITS या टेस आ जाए, इसका मतलब है वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है या वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है, जिस भी लफ्ज़ के साथ ये आ जाए। ठीक है, अब साइनोसाइटस यानी कि साइनसिस का इन्फेक्शन। अब साइनसिस क्या है? आपकी जो ये फेस की बोन्स है, फेशियल बोन्स हैं, हेड की स्कल की बोन्स हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में मैंने ह्यूमन स्केलेटन पढ़ाया है, उसमें सारी बोन्स के नाम बताए हैं और इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करके कि ये बोन ये है, ये है, पूरा बताया हुआ है। तो खैर, ये जो आपकी मैग्जिला बोन है, यहाँ पे जो चीक बोन है, ज़ाइगोमेटिक बोन है, और ये मैग्जिला, ये फ्रंटल बोन जो फोरहेड की बोन है, इनके अंदर कुछ सुराख होते हैं, कुछ स्पेसेस, हॉलो स्पेसेस होती हैं, खाली जगहें होती हैं। उन हॉलो स्पेस को, किसी कैविटी को हम कहते हैं साइनस। फ्रंटल बोन के अंदर यहाँ पे आपकी मैग्जिला जो है, ये जॉ बोन है, ऊपर वाली जॉ की जो बोन है इसके अंदर, और पीछे जो आपके एथमॉइड बोन है, ये इधर नाक के इस तरह करके हाथ नहीं मैं लगा सकती क्योंकि ये तो नेज़ल बोन है, ये लैक्रिमल बोन है। यहाँ पे इस फ्रंटल के पीछे एथमॉइड बोन्स होती हैं, वहाँ पे एथमॉइडल साइनस होते हैं। तो जिस बोन में जो कैविटी, उसका वही नाम, यानी कि फ्रंटल बोन में जो सुराख होगा वो फ्रंटल साइनस, जो एथमॉइड बोन में होगा उसे एथमॉइडल साइनस या एथमॉइडल एयर सेल्स कहेंगे, और जो मैग्जिला में है उसे मैग्जिलरी साइनस कहेंगे। ठीक, अब ये सुराख है इन बोन्स के अंदर। अब ये क्या है कि नाक के साथ इनका कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होते हैं नाक के साथ। और वैसे तो हमें साइंटिस्ट कहते हैं कोई ख़ास फंक्शन नहीं पता कि बोन्स में सुराख क्यों है, क्योंकि आप किसी हाथ की या किसी की हड्डी, किसी मुर्दे की, अगर जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आप देखेंगे जब वो मतलब आप तोड़ के देखें उसे अगर अंदर से, तो सुराख नहीं होते उसमें, वो यूँ होती है, बस छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मगर ऐसे डेंस 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 हड्डी होती है, यूँ करके पूरी जो हड्डी है आपकी वो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो फेस की हड्डियाँ होती हैं, ये अगर मैग्जिला बोन है तो ये अंदर से हॉलो है, ये पूरी जगह खाली होती है, तो ये साइनस है आपका। अब इस साइनस का काम क्या है? वॉइस की रेजोनेंस और हॉलो करने के लिए, क्योंकि यहाँ नाक से और आपके, हमें पता है नेज़ल जो आपका ट्रैक्ट है उसमें लैरिंग्स का जो हिस्सा है वो वॉइस बॉक्स है, तो आवाज़ की बराबरी के लिए, रेजोनेंस के लिए थोड़ा काम होता है इसका, और बाकी एज सच काम पता खैर नहीं है। लेकिन ये जो साइनस हैं, बात कमिंग बैक टू द डिस्कशन, इन साइनस की जो साइनसेस हैं, बोन्स के अंदर हॉलो स्पेसेस हैं, अगर इसकी इन्फेक्शन हो जाए इसे हम कहते हैं साइनोसाइटिस। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसके कॉजेज़ क्यों होता है, सिम्टम्स कैसे पता चलेगा कि हो गया, और ट्रीटमेंट यानी कि इलाज कैसे होगा।
साइनोसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनस दैट मे बी एक्यूट और क्रोनिक। अच्छा, अक्सर बीमारियां को, जब आप बीमारियां खासतौर पे इन्फेक्शंस या इन्फ्लेमेशंस जब पढ़ते हैं, पेनक्रियाटाइटिस एक इन्फ्लेमेशन एक्यूट और क्रोनिक होगा, या साइनोसाइटिस आपने पढ़ा एक्यूट और क्रोनिक होगा। इस तरह से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लेमेशंस, वो दो होती हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट मतलब कि कुछ ही टाइम में हुआ है, थोड़ा सा इमरजेंसी में हुआ है, जल्दी। और क्रोनिक मतलब बहुत ही अरसे से कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी है, तो वो ओवर द टाइम जो बहुत पुरानी होती है उसे हम क्रोनिक कहते हैं। तो एक्यूट के सिम्टम्स कितने होंगे? 2 से 8 हफ्ते तक से रिलेटेड होंगे। और क्रोनिक साइनोसाइटिस सालों साल। साइनोसाइटिस में क्या, नज़ले की तरह के सिम्टम्स होते हैं। अब आप देखिए, कुछ लोगों को 1 हफ्ता नज़ला रहेगा, मौसमी नज़ला हुआ, साइनोसाइटिस हो गया। कुछ लोगों को वो 2-3 हफ्ते भी चलता रहता है। या आप बीमार हो गए तो आपको साइनस का इशू आ गया, वही 2-3 महीने किसी एक बीमारी की वजह से भी स्प्रेड हो सकता है, या वेरियस रीजंस जो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये भी होता है कि कुछ लोग नज़ले का, या मेरा वो कज़न जो है लसबेला में रहता है, बड़ा उसको नज़ला रहता है, सारे बाल सफ़ेद हो गए, उसके सर में इतनी खुश्की हो गई है, हर वक्त बेचारे का जो है ना ज़ुकाम रहता है, तो वो क्या है? क्रोनिक साइनोसाइटिस है उसको। यानी कि वो हमेशा ही से इस तरह से था, बचपन से, या 15-16 साल का हुआ तब से उसे ये बीमारी, और 3-4 साल से, काफ़ी अरसे से है, तो ये क्रोनिक बीमारी होगी। इसी तरह से जो भी बीमारी के लफ्ज़ साथ क्रोनिक आ जाए वो काफ़ी अरसे से है, और एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म है, उतना अरसा नहीं हुआ। अब ये एक्यूट टर्म, कोई किसी बीमारी के लिए अगर हम एक्यूट यूज़ करें तो हो सकता है वो 2-3 घंटे हुए हों सिर्फ उस बीमारी को हुए, जैसे अगर पैंक्रियाटाइटिस को देख लिया जाए। लेकिन साइनोसाइटिस जो है 2 से 8 हफ्ते वाला कंसिडर होगा एक्यूट, ठीक है। अब साइनोसाइटिस के कॉज क्यों होते हैं? इट इज़ जनरली कॉज्ड बाय कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। अब कोयटा है, जैसे बलूचिस्तान में कोयटा का हिस्सा कोल्ड होता है, अक्सर लोगों को नज़ले की बीमारी की शिकार होते हैं, ठीक है। जहाँ पे वेट क्लाइमेट हो, मौसम गर्म हो और नमी वाला हो, वहाँ पे भी साइनोसाइटिस होता है उन लोगों को। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, ओवर क्राउडिंग, डेंटल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा ऑल्सो कॉल्ड साइनोसाइटिस। अच्छा हुआ यहाँ पे वायरल बात कर दी इन्होंने। एक कॉन्सेप्ट जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को दूँ, ताकि आप लोग, जितने लोगों को आप जानते हैं, उन्हें आप ये चीज़ बता सकें। हर बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती। खुदा के वास्ते अपने लोगों को ये एक अवेयरनेस दें, ये नॉलेज दें, हर बीमारी बैक्टीरिया ने कॉज नहीं की होती है। तो एंटीबायोटिक हर बीमारी के लिए खुदा के वास्ते ना लिया करें, एंटीबायोटिक मत लिया करें, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक नहीं लेनी है आपने उस बीमारी के लिए जो वायरस ने कॉज की है। अगर आपने पुलाव बनाना है तो आप उसमें चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है चूहे को मारना है तो चूहे को मारने के लिए क्या आप चॉकलेट रखेंगे? चूहे को मारने के लिए आप चूहे मार गोली रखेंगे ना। तो वायरस को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल कुछ नहीं करती, सिर्फ वो आपके अंदर बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस पैदा कर देती है। यानी अगली दफ़ा भाई आपको वो बीमारी होगी जो बैक्टीरिया ने की है, लेकिन आप उसकी एंटीबायोटिक, 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक पहले से खा चुके हैं। अब उसका असर अपनी मर्ज पे भी नहीं होगा। आपने वायरस के टाइम पे खा ली थी एंटीबायोटिक, लेकिन अब जब असल बीमारी हुई है वो आप उस टाइम पे वो दवा असर नहीं कर रही है। मतलब कि हमारे लोग सर में दर्द हुआ तो एमोक्सिल ले ली, ऑगमेंटिन ले ली, और क्लेंडामाइसिन ले ली, एजोमैक्स आजकल कोरोना वायरस के दिनों में कितनी चल रही है। आपने अपने घर वालों को खुदारा बताएं कि सर में ज़रा सा दर्द हुआ, नज़ला हो गया, तो आपने एंटीबायोटिक लेके नहीं बैठ जाना। ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करें, कहवा पिएँ, जुशांदे पिएँ। थोड़ा सा ट्रीटमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 दिन तक नज़ला ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर आपको दवा देगा। अक्सर जो है हमें साइनोसाइटिस, अक्सर नज़ला ज़ुकाम वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसका कोई इलाज नहीं है, 1 हफ्ते के अंदर खुद ठीक हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक लेके आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं और अपनी आने वाली नस्लों के साथ जुल्म कर रहे हैं। आप पे तो चलो ये दवाई असर कर जाएगी, लेकिन अगले बच्चे के लिए जो आपकी नस्ल आएगी उसके लिए ये जीन्स रेजिस्टेंट हो गई होंगी। उसके लिए हमें नई जनरेशन की दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी, और दवाइयाँ बनाने में साल लग जाते हैं, उन पर कोई असर होगा ही नहीं इन दवाइयों का। यूरोप, अमेरिका, बाहर के ममालिक में कोई नहीं देता एंटीबायोटिक बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। यहाँ पे तो डॉक्टर भी ठकाठक एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं कि मरीज़ जल्दी से ठीक हो, लेकिन अपना इलाज के लिए वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए एंटीबायोटिक कुछ नहीं करेगी, ठीक। अच्छा, इस पर मैंने
अच्छी खासी बात इसलिए कर दी क्योंकि लोगों को इसका बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है। खैर, अच्छा, इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शंस, अक्सर दांत में इन्फेक्शंस होती है। दांत में अगर पस हो जाए तो हम देखते हैं या जब नज़ला होता है, शदीद नज़ला हो, तो दांत में बहुत दर्द होती है। ऊपर वाले जो जबड़े होते हैं, जॉज होते हैं, दर्द कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर इन्फेक्शन की वजह से, पस की वजह से साइनसेस का इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया ना। तो ये क्या है? मैग्जिला, मैंने कहा ना, ऊपर वाले दांत जिस हड्डी में है वही तो मैग्जिला है, और उसके अंदर जो खाली जगह है, जो स्पेस है, वो क्या है? ये हॉलो स्पेस, उसका साइनस है, मैग्जिलरी साइनस। तो मैग्जिलरी साइनस में जब पस आ गई तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है और दांत दर्द कर रहे हैं, इस वजह से नज़ले में दांत दर्द करेंगे। तो साइनसाइटिस इज जनरली कॉज्ड बाय कोल्ड वेट क्लाइमेट। हमने समझ लिया क्यों। डस्ट है, अगर कुछ डस्ट होगी, कुछ हद तक फॉरेन पार्टिकल्स होंगे, तो वो तो नाक में जो हेयर है, सिलियाँ हैं, वो उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर इतनी डस्ट होगी कि जब वही बहुत ज़्यादा डस्ट है, जैसे कोयटा में हद से ज़्यादा डस्ट और पोल्यूशन होना शुरू हो गई है, तो फिर वो उसको कितना बचाएगा? कुछ ना कुछ तो अंदर चला ही जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा, साइनोसाइटिस हो जाएगा। कोई वायरस है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हो सकता है। ओवर क्राउडिंग है, एक जगह पे बहुत से लोग हैं, इसका मतलब है फॉरेन पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। ये मास्क जो हम पहनते हैं, सिर्फ कोरोना वायरस के टाइम पर हमें नहीं पहनना चाहिए। जब आप वैसे भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगहों पर जाते हैं तो आपको मास्क पहनने की हैबिट होनी चाहिए। अब लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आ गई है कि मास्क पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, लेकिन इससे पहले भी पहनना ही चाहिए था जब आप पोल्यूशन वाली जगहों पे घूम रहे होते हैं, इन चीज़ों से बचने के लिए, साइनोसाइटिस से बचने के लिए। ख़ास तौर पे जो है, जो लोग ज़्यादा पोल्यूशन वाली जगहों पे रहते हैं या ज़्यादा आबादी वाली जगहों पे रहते हैं, उन्हें मास्क का इस्तेमाल वैसे भी करना चाहिए। फिर इसके सिम्टम्स, भाई साइनोसाइटिस हो गया तो सिम्टम क्या होंगे? फीवर होगा, बुखार होगा, नीजल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, नाक बंद होगी, रेस्पी वॉइस होगी, यानी कि भारी भारी मोटी मोटी वॉइस हो जाती है जब फीवर होता है। फिर उसके बाद पस लाइक परलेंट नेजल डिस्चार्ज, नाक से ग्रीन येलो सी जो नाक निकलती है, वो जो हम नाक का जो सिक्रीशन हो रही होती है, इस कलर की हो जाती है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सूंघने की हिस्स का चले जाना। फेशियल पेन, मुंह में पेन, फेस में पेन, सर में दर्द, हेडेक, दैट इज समटाइम्स एग्रीवेटेड बाय बेंडिंग ओवर, झुकने से, यूं मुड़ने से वो दर्द ज़्यादा होती है, क्योंकि जो वो साइनसेस है उनका बैलेंस आउट हुआ होता है, तो इस वजह से इन्फेक्शन की वजह से आपको दर्द तब ज़्यादा होती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, सर दर्द, फेस का दर्द, आवाज़ का भारी होना, और ग्रीन येलो कलर की पस जैसी सिक्रीशन का निकलना, ये सारी चीज़ें जो है सिम्टम्स है साइनोसाइटिस के। ट्रीटमेंट, इफ़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, एंटीबायोटिक्स और सल्फर ड्रग्स आर यूजुअली डिस्क्राइब। इसके अलावा न्यूबलाइजेशन है, और इससे क्या होगा कि आपकी इन्फ्लेमेशन यानी कि इन्फेक्शन कम हो जाएगा और रिकवरी होगी। वही बात है, अगर सिर्फ डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर को पता चलेगा कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया ने कॉज किया, तो वो एंटीबायोटिक्स या जो दवाइयाँ हैं, दवाइयों कहते हैं ड्रग्स, दवाइयों को ड्रग्स कहते हैं, तो सल्फर ड्रग्स, सल्फर कंटेनिंग ड्रग्स दे देगा। अगर बैक्टीरिया ने साइनोसाइटिस कॉज किया तो सिर्फ तब वो एंटीबायोटिक देगा, अगर वायरस ने किया तो कोई एंटीवायरल ऐसा कोई खास होती ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस, उसमें आपके पास आ जाता है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जिसे कहते हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनरी। अच्छा हाँ, किडनी के लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया रीनल, दिल के लिए, हार्ट के लिए आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कार्डिक, आई के लिए आपने इस्तेमाल किया ऑप्टिक या ऑफ्थेल्मिक। तो जहाँ पे लफ्ज़ ऑप्टिक या ऑफ्थेल्मिक आए मतलब आँख की बात हो रही है, कार्डिक आए मतलब दिल की बात हो रही है। जहाँ पे लफ्ज़ आए पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी, तो वहाँ पे बात हो रही है लंग्स की, फेफड़ों की। मैं आपको ये लफ्ज़ इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपके घर में भी मरीज़ होते हैं, आपके घर में वो डॉक्टरों के पास जाते हैं, दवाइयाँ लाते हैं, तो थोड़ा सा दवाइयों के डब्बों को, पर्चों को देखा करें ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे मरीज़ को है क्या, ठीक है। साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग इतना पता होना चाहिए। अच्छा, साइनोसाइटिस में उसका इलाज ये भी था जो हमने डिस्कस किया, जो मैं स्किप कर गई, कि न्यूबिलाइजेशन, स्टीम लेने से भी साइनोसाइटिस में काफ़ी अफाका होता है। खैर, हम अभी डिस्कशन कर रहे थे उन डिजीज़ के ऊपर जो कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिजीज़ हैं। एक हो गया टीबी, एक हो गया लंग का कैंसर हो सकता है, एम्फाइजीमा हो सकता है यानी कि स्पंजी नेचर का चले जाना, और एज़मा हो सकता है, एज़मा, और भी बहुत से डिजीज़ेज़ हैं, लेकिन आपकी किताब में जो दो लिखे हुए हैं वो है टीबी और कैंसर। तो हम अपनी डिस्कशन टीबी और कैंसर पे रखेंगे, एम्फाइजीमा और एस्थमा। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कैंसर से डिस्कशन शुरू करते हैं।
कहते हैं कि एम्फाइजिमा और लंग कैंसर दो खास किस्म के लंग के डिसऑर्डर्स हैं। लंग कैंसर क्या है, तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर क्या चीज़ है। ठीक है, कैंसर एक लफ्ज़ है जो कि इंग्लिश का नहीं है, कैंसर लफ्ज़ निकला आई थिंक ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है, और कैंसर का मतलब होता है क्रैब, केकड़ा। तो आपने केकड़े को देखा होगा कि केकड़ा किस तरह किसी चीज़ को जकड़ लेता है, पकड़ लेता है। तो किसी चीज़ को यूँ यानी कि किसी टिश्यू या सेल्स को पकड़ के उसकी सारी ब्लड सप्लाई जो उसको आ रही होती है, सारा उसका खाना ले लेना और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ करना, यानी कि जो सेल्स वहाँ नहीं चाहिए वो बनाना और जो चाहिए उनको तोड़ना, उसे हम कहेंगे कैंसर। ठीक है, तो कैंसर इज अ मैलिग्नेंट मेटास्टैटिक और दैट कैन बी प्रोलिफरेटेड। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर विच में डेवलप ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कैंसर डिवीजन्स जो है ना वो दो तरह की होती हैं, एक होती है बिनाइन जो कि इतना ख़तरनाक नहीं होता, एक होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट वो होता है जो फैलने वाला है, एक जगह से दूसरी जगह, एक ऑर्गन से एक उज़ू से दूसरे उज़ू तक जा सकता है। और बिनाइन जो होता है वो एक जगह पे ठहरा हुआ रहता है, एक ही जगह पे वो ट्यूमर रहता है। तो बिनाइन ज़्यादातर ट्यूमर्स होते हैं और मैलिग्नेंट फैलने वाले को हम कैंसर्स कहते हैं। ठीक है, तो वो ट्यूमर जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, हद से ज़्यादा सेल डिवीजन हो रही है, हद से ज़्यादा जो हमें सेल्स नहीं चाहिए, ख़राब सेल्स हैं वो बन रहे हैं, अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल में नहीं आ रहे, उनके बढ़ने की वजह से, बढ़ने को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। प्रोलिफरेशन मतलब नंबर, अपनी तादाद बढ़ाना, उनकी तादाद को बढ़ाने को हम कैंसर कहते हैं। अब लंग कैंसर कैसे होता है, क्या होता है, लंग का जो कैंसर है यानी कि लंग्स, फेफड़ों के सेल्स अगर बढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे लंग कैंसर। अब लंग कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं, सबसे बड़ा कॉज लंग कैंसर का, फेफड़ों के कैंसर का, स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर बिकॉज टोबैको स्मोक कंटेन्स मेनी कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वो चीज़ जिसको लेने से कैंसर हो, या वो चीज़ जिससे कैंसर हो, रेडिएशन जैसे शुआएं हो गई कुछ खास, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या कोई खाने में इस तरह की निकोटीन वगैरह, उससे हमें अगर ज़्यादा अमाउंट मिले तो वो कैंसर को ट्रिगर कर सकती हैं, तो यानी कैंसर कॉज करा सकती हैं। तो जो सिगरेट होती है, स्मोक होती है, चर्स होती है, इनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो फेफड़ों का कैंसर करा देती हैं। इन एडिशन टू दिस एस्बेस्टोस, आर्सेनिक, रेडिएशंस सच एज गामा एंड एक्स रेज, सन की अल्ट्रावायलेट रेज एंड कंपाउंड्स इन द कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ कार्सिनोजेंस। इसके अलावा जो है और इन्होंने बहुत सी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, रेडिएशंस, शुआएं, गैमा रेज, अल्फा रेज और एक्स रेज, इसीलिए कहते हैं एक्सेसिव, हद से ज़्यादा, एक्स्ट्रा एक्स रेज। हर बात हुई भाई मैं हल्का से गिरी, कोई दर्द वर्द है नहीं, जाके भाई बाजू का एक्सरे करा लिया, टांग का एक्सरे करा लिया, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं कराना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तो ही एक्सरे कराने चाहिए, फालतू में एक्सरे नहीं कराने चाहिए। तो अब इसके सिम्टम्स क्या होंगे। द फर्स्ट इवेंट अपेयर्स टू बी थिकनिंग एंड कैलसिंग ऑफ द सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई। तो जो आपके ब्रोंकाई थे उसके सेल्स मोटे होना शुरू हो जाते हैं, सख्त होना शुरू हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। देन देयर इज अ लॉस ऑफ सिलिया सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सिटिंग इन द लंग्स। द ट्यूमर में ग्रो अंटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड कटिंग द एयर सप्लाई टू दैट लंग। ठीक है, अब क्या हुआ कि ट्यूमर उस हद तक इतना बढ़ना शुरू कर देता है कि लंग्स के अंदर, हमने बोला कि सेल्स ज़्यादा हो रही, और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तो क्या है, नालियाँ। जब इनके ये वाले सेल्स जिसने इनको लाइन किया हुआ है, जब इनकी प्रोलिफरेशन होगी यानी ये और बढ़ेंगे और हो गए, तो ये रास्ता, ये नाली तो कम हो गई ना। जब नाली छोटी होगी तो ऑक्सीजन उसमें से कैसे अंदर जाएगी, जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो लंग्स और ख़राबी की तरफ जाएंगे। दूसरा ये कि जो बाहर सिलिया थे, जो नाक में सिलिया थे और जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी, वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा कि अब नाक के अंदर नहीं जा रही, डस्ट पार्टिकल्स नाक के अंदर ना जाने से बच नहीं रहे, सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाक के थ्रू अंदर जाएंगे और लंग्स में बैठना शुरू कर देंगे, तो आपका लंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। द ओनली ट्रीटमेंट that offers a possibility of cure is to remove a lobe or the lung completely before secondary growths have time to form. This operation is called a pneumonectomy. Treatment also include chemotherapy and radiotherapy. हमें पता है कि लंग कैंसर के लिए जो कैंसर कोई भी हो उसको या तो हम केमिकल्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं कीमोथेरेपी के थ्रू डील करते हैं, या रेडियोथेरेपी यानी रेडिएशंस के थ्रू। तो या तो हम उसे केमिकल्स देंगे या रेडिएशन देंगे, यानी उसकी कीमोथेरेपी करेंगे कैंसर पेशेंट की, या रेडियोथेरेपी करेंगे, या तो ये दो चीज़ें कर लेंगे, या हम क्या करेंगे कि उसके लंग्स की न्यूमोनेक्टमी कर देंगे। न्यूमो लफ्ज़
या पल्मिनरी लफ्ज़ लंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब न्यूमोनेक्टमी मतलब एक्टमी जिस चीज़ के लफ्ज़ आए इसका मतलब है उसको काट के फेंक देना बॉडी से। न्यूमोएक्टमी लंग्स जो है ना ये आपके जो फेफड़े, ठीक है, ये लंग्स इनके डिफरेंट लोब्स होते हैं, इनके डिफरेंट हिस्से होते हैं जो कि एक दूसरे से थोड़े थोड़े टिश्यूज से अलग होते हैं। टिश्यू ने इनके बीच में एक डिवीजन बनाई होती है। तो अगर इस लंग के इस लोब का इस हिस्से का कैंसर है तो इसको काट के फेंक देना, इसकी न्यूमोनेक्टमी कर देने से हो सकता है कि कुछ अरसे तक इंसान की सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फैलने वाला कैंसर है, फैलने वाली बीमारी है। तो जिस हिस्से में है उस हिस्से को काट के फेंक देने से हो सकता है कि कुछ अरसे तक वो आगे ना बढ़े, हो सकता है कि ठीक हो जाए। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोबेबल चांस है, एक प्रोबेबल क्योर है, कोई 100% श्योर क्योर नहीं है, ठीक। तो इसे हमने न्यूमोनेक्टमी कर देंगे, इसका इलाज है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के थ्रू। ये हो गया लंग कैंसर की डिस्कशन। अब हमारी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो दूसरा डिजीज़ है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। पल्मोनरी मतलब लंग्स का, टीबी इज़ अ हाईली कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स। तो अब टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया टीबी कॉज करता है और क्रोनिक होता है, बहुत अरसे से होता है जब किसी को होता है, और कंटेजियस है। कंटेजियस मतलब फैलने वाली बीमारी है। जो बीमारियां फैलने वाली हों, जैसे कोरोना वायरस फैलने वाली बीमारी है, लगने वाली बीमारी है। कैसे? छींक से, नाक से, नज़ले से, छूने से तो खैर नहीं फैलेगा। हाँ, अगर आपने नाक पे हाथ लगा के अगले को टच किया तो हो सकता है आपके हाथ में वो ऑर्गेनिजम्स थे और ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ज़्यादा ये ट्रैवल करता है। ड्रॉपलेट्स बोलने में निकलते हैं मुँह से और छींकने में निकलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है? When people have pulmonary tuberculosis, the alveoli burst and are replaced by inelastic connective tissue. The cells of the lung tissue build a protective capsule around the bacilli and isolate them from the rest of the body. This tiny capsule is called tubercle. अब इसमें क्या होता है कि जो लंग की जो टिश्यू है एल्वियोलाई सॉफ्ट, स्पंजी और इलास्टिक टिश्यू होते थे। मैंने जब पढ़ाया था आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले फिजियोलॉजी पढ़ा रहे थे, अभी तो पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा नॉर्मल में जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े थे कि इलास्टिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्पंजी होते हैं एल्वियोलाई, लेकिन अब वो थिक हो जाएंगे, उनकी हार्डनिंग हो जाएगी। और जो बैक्टीरिया है, जो बेसिलाई है, जो बैक्टीरिया का नाम है बेसिलाई, पूरा नाम इसका भी इसमें ना जाए, बेसिलाई बोल रहे हैं, बैक्टीरिया बोल रहे हैं। जिस बैक्टीरिया ने टीबी कॉज किया है, ये एल्वियोलाई के अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है और इस बैक्टीरिया के अराउंड एक कैप्सूल मतलब एक टफ स्ट्रक्चर, सख्त सी जगह बन जाती है। अब जब ये पहले तो ये एल्वियोलाई नरम थे तो ये फूलते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, फूलते थे, कॉन्ट्रैक्ट होते थे, इलास्टिसिटी थी इनके अंदर। अब ये इलास्टिक नहीं रहे, सख्त हो गए हैं, ठीक है। यानी ये पेन, क्या ये फूल कॉन्ट्रैक्ट सकता है? क्या ये यूं हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं रबर बैंड को करूं तो वो हो सकता है। तो अब ये रबर वाला स्ट्रक्चर, इलास्टिक वाला स्ट्रक्चर नहीं रहा, सख्त हो गए। जब ये सख्त हो गए कैप्सूल, तो अंदर इसके बैक्टीरिया है और अराउंड इसके कैप्सूल है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे ट्यूबरकल। ट्यूबरकल्स हार्ड सी गोल गोल चीज़ें बन जाती हैं एल्वियोलाई की जगह पे। The tubercle can rupture, releasing bacteria that affect other part of the lungs. एक तो ये हार्डनिंग हो गई और कैप्सूल्स बन गए, ट्यूबरकल्स भी बन गए। अब अगर ये ट्यूबरकल फटेगा, हमें पता है बैक्टीरिया किस तरह से ग्रो करते हैं, 1 से 2 होते हैं। जब बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ यूँ होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। एक बैक्टीरिया से 2 बने, फिर ये जो 2 थे इन्होंने 2 बनाए और इन 2 ने 2 बनाए, इन 2 ने 2, इस तरह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। तो इस ट्यूबरकल के अंदर ज़्यादा से बैक्टीरियाज बन जाएंगे और ये ट्यूबरकल अगर फट गया तो ये जो बैक्टीरिया थे वो बाकी जो, ये मैंने कहा था कि ये लंग है अगर, तो इसके इस लोब में इन्फेक्शन था तो इस लोब में भी चला जाएगा, ठीक है। और बैक्टीरिया अपना इन्फेक्शन स्प्रेड कर देगा, ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है? इसका कॉज एक बैक्टीरिया है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया का पूरा नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरिया की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कैसा होता है, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है, हम अभी सिर्फ ओवरव्यू पढ़ रहे हैं बायोलॉजी का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है इसके सिम्टम्स? लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर यूजुअली इन द इवनिंग, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, मेलेज, डिप्रेशन, वीकनेस एंड ड्राई कफ विद स्पूटम, डल एक इन द चेस्ट ड्यू टू प्लूरेसी, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लूरा और द लंग्स, ठीक है। अब इसका क्या है?
लो ग्रेड फीवर मतलब फीवर 3 तरह का होता है। 98 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा जो होगा वो नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा लो ग्रेड फीवर होगा। 98 से अगर कह लें 100 तक कह लें या 99 इस रेंज में जो है ये लो ग्रेड फीवर है। 101, 102, 103 ये वाला फीवर हाई ग्रेड, बहुत तेज़ बुखार तप जिसे कहते हैं तपदे, तो वो बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है। और ये 98 से थोड़ा सा ऊपर जो होगा वो लो ग्रेड फीवर होगा। तो टीबी में तेज़ बुखार नहीं होता मगर बुखार होता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त ज़्यादा होता है। रात के वक्त जो है वो शाम के वक्त फीवर होता है और रात के वक्त बहुत पसीने आते हैं इसमें। फिर क्या होता है, वेट लॉस, एकदम से इंसान का वज़न कम होता है, पतला होना शुरू हो जाता है, भूख नहीं लगती टीबी की बीमारी में, इंसान डिप्रेस हो जाता है, इंसान जो है ना शदीद जहनी कशमकश और जहनी बीमारी का शिकार हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, ठीक है, कमज़ोर हो जाता है, ड्राई कफ विद स्पूटम, खुश खांसी होती है और कभी कभी बलगम बहुत आता है इसमें, ठीक है, और डल एक इन द चेस्ट ड्यू टू प्लूरिसी, और चेस्ट कैविटी थॉरैक्स में हल्की हल्की दर्द होती रहती है प्लूरिसी की वजह से। प्लूरिसी मतलब प्लूरा की इन्फ्लेमेशन, प्लूरा की इन्फेक्शन। अब प्लूरा क्या था, लंग्स के अराउंड जो कवर था, जो उसकी लेयर थी, सराउंडिंग मेम्ब्रेन थी, वो प्लूरा थी, ठीक है। तो प्लूरा की जब इन्फेक्शन होगी, प्लूरिसी, उसकी वजह से चेस्ट में दर्द भी होगी। तो ये सारे टीबी के सिम्टम्स हो गए। अब टीबी का ट्रीटमेंट क्या है, 9 मंथ्स तक मेडिसिन लेनी होती है जिसे हम कहते हैं डॉट्स, डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। दिस ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट्स अंडर सुपरविजन टू इंश्योर दैट मेडिसिन इनटेक कंप्लीटली क्योर्स द पेशेंट। आप जो है ना 9 महीने तक इसका इलाज करते हैं, दवाइयाँ होती हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ है तो आप एंटीबैक्टीरियल्स और कुछ और दवाएं लेके टीबी का इलाज बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। कोयटा में टीबी सेंटोरियम है, फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे इसका बहुत अच्छा इलाज होता है, ठीक। तो ये हमारे 2 डिसऑर्डर्स जो मेन थे आपकी किताब वाले वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा एम्फाइज़िमा और एज़मा में भी यही होता है कि ये क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब यानी सांस लेने की नालियों में कहीं कोई रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है या उसकी नालियाँ तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो ये वाली कंडीशंस जो हैं सारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करती हैं, सांस लेने में दुश्वारियाँ या मसाइल कॉज करती हैं। इसके अलावा बुक में आपकी स्मोकिंग और उसके इफेक्ट्स हैं, तो वो आप देख लेना। उसमें ये है कि उनको नमूनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्कशन ख़त्म हुई, रेस्पिरेशन की चैप्टर की, जिसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। गैशियस एक्सचेंज पे हमने डिस्कशन की, पिगमेंट्स पे डिस्कशन की, लंग कैपेसिटीज़ के ऊपर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के ऊपर, रेस्पिरेटरी कंपोनेंट्स के ऊपर, रेस्पिरेटरी सर्फेसिस के ऊपर अच्छी खासी हमारी रेस्पिरेशन की डिस्कशन हो गई। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये चैप्टर। यहाँ पे रेस्पिरेशन का चैप्टर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई बात समझ ना आ सके तो बिल्कुल ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।